हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की जनगणना में नागरिकों की जाति दर्ज करने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल को याचिकाकर्ता के सुझावों पर विचार करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने जाति विवरण दर्ज कराने की प्रश्नावली में पारदर्शिता की मांग की थी। यह 1931 के बाद पहली व्यापक जाति गणना और भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा की है। साथ ही भारत के साथ एक व्यापार समझौते का दावा किया। इस डील के तहत भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ शून्य करेगा और अमेरिका से अधिक तेल खरीदेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टैरिफ कटौती की पुष्टि करते हुए ट्रंप को धन्यवाद दिया और दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी पर जोर दिया। ट्रंप ने मोदी की प्रशंसा करते हुए यह समझौता उनके अनुरोध पर हुआ था। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है। गजट अधिसूचना के अनुसार स्कूल 1 अप्रैल 2025 की फीस से अधिक नहीं वसूल सकेंगे जब तक नई फीस संरचना तय नहीं हो जाती। अभिभावकों को राहत मिलेगी। 2026-27 से नई फीस प्रक्रिया के लिए स्कूलों को 10 दिन में फीस नियमन समिति बनानी होगी। विवादों के लिए जिला अपीलीय समितियां भी गठित की गई है। वहीं देखिए, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 27 फरवरी को 2026-27 का बजट पेश कर सकते हैं। इस बार बजट लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का होने की संभावना है, जो पिछले 2 लाख करोड़ था। शहरी निकाय चुनावों और होली के कारण सत्र जल्दी समाप्त करने की तैयारी की योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आरजेडी ने केंद्रीय बजट पर एनडीए नेताओं की प्रतिक्रिया पर तंज कसते हुए बिहार की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। पार्टी ने महिला उद्यमी योजना के लिए धन और 1 करोड़ नौकरी के रोडमैप पर सवाल उठाए। आरजेडी ने 70,000 करोड़ रुपए के हिसाब से और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, इंदौर में एक रैपिडो चालक ने 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना के बाद चैट जीपीटी की मदद से महिला अपराध हेल्पलाइन नंबर ढूंढा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकित नागर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राजगढ़ का निवासी है और इंदौर में बीए की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम रैपिडो भी चलाता था। पुलिस जाँच जारी है, जिसमें कुछ संदेह भी सामने आए। इसी के साथ आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा को डेटा शेयरिंग पर कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की निजता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह टिप्पणी व्हाट्सएप की टेक इट और लीव इट प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान आई। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने जटिल प्राइवेसी शर्तों पर सवाल उठाए जो आम लोगों की समझ से परे होती है और निजी जानकारी की चोरी का कारण बनती है। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने नीट छात्रा की मौत के मामले पर जोरदार हंगामा किया। आरजेडी और कांग्रेस और वाम दलों ने सरकार पर कानून व्यवस्था में विफलता और जांच में लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आरोप लगाया कि सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर भी जोर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पुरानी दिल्ली की समस्याओं को दूर करने और उसकी खूबसूरती बहाल करने के लिए शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का पुनर्गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह कदम पुरानी दिल्ली के बाजारों और कॉलोनियों को विकास को गति देगा, जिससे यह पर्यटकों और निवासियों के लिए बेहतर स्थान बनेगा। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय भी बढ़ेगा। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी जताई। बावजूद इसके कि राज्य का रेल बजट 27 गुना बढ़कर 2911 करोड़ रुपए हो गया है। चंडीगढ़, बद्दी और भानुपल्ली, बिलासपुर, बेरी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण में राज्य सरकार की भागीदारी की कमी का कारण रुकी हुई है। रेलवे का लक्ष्य भारत को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करना है।
वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन बनाने के निर्देश दिए। इन 50 एकड़ के जोनों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। यहां पलंग एंड प्ले उद्योग, MSME और सेवा क्षेत्र की सुविधाएं होंगी। यह योजना 24 जनवरी को अमित शाह द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य युवाओं को एक ही छत के नीचे संपूर्ण सहायता प्रदान करना था। वहीं अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के नियम फरवरी अंत तक अंतिम रूप ले लेंगे। जनता से सुझाव मांगे गए और मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की चिंताओं का समाधान मानते हुए कार्रवाई बंद कर दी, लेकिन नए नियमों से दिक्कत होने पर फिर याचिका दायर करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं ने ट्रिब्यूनलों की स्थिति पर चिंता जताई। वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा और रूस से तेल खरीद कम करेगा। उन्होंने 25% से 18% टैरिफ कटौती की भी बात कही। हालांकि विशेषज्ञ इस दावे की सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं। वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 200 अरब डॉलर है और इतनी बड़ी डील की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। ट्रंप का दावा वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के चीनी घुसपैठ संबंधी बयान पर तीखी नोकझोंक को देखने को मिली। उन्होंने पूर्व सेनाध्यक्ष की अप्रकाशित पुस्तक का हवाला दिया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। स्पीकर ओम बिरला ने अप्रमाणित उद्धरणों की अनुमति नहीं दी, जिससे विपक्ष में हंगामा देखने को मिला। वहीं दोस्तों देखिए, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पैसेंजर ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया, जो एक्सप्रेस ट्रेनों के बराबर होंगी। अत्यधिक भीड़ वाली ट्रेनों में स्लीपर कोच भी जोड़े जाएंगे। हालांकि भागलपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तार और फुट ओवर ब्रिज चौड़ीकरण का काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ, जिससे यात्रियों को भविष्य में परेशानी हो सकती है। रेलवे बोर्ड ने सभी मंडलों से भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों की सूची मांगी। इसी के साथ अगली खबर देखिए, नई दिल्ली के पहाड़गंज में एक पिता पर अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगा। मां के बिहार जाने के बाद पिता ने 15 दिनों तक बच्ची का यौन शोषण किया। पीड़िता ने अपनी सहेली के माता पिता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वहीं आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अमेठी में किसानों को खाद और फसली ऋण के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। जिले में 7 नई बी-पैक समितियों का गठन किया गया, जिससे कुल समितियों की संख्या 83 हो जाएंगी। इन समितियों से 20,000 किसानों को कम ब्याज पर ऋण, बीज, खाद और दवाएं मिलेंगी, जिससे खेती किसानी से जुड़े कार्यों में सुविधा होगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2026-23 के केंद्रीय बजट में ओडिशा के रेल क्षेत्र के लिए 10,928 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य में 90,659 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही है, जिससे कुल निवेश जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगा। ओडिशा को पूर्व पश्चिम माल ढुलाई कॉरिडोर और अमृत स्टेशन योजना से भी लाभ मिलेगा। साथ ही हाथियों की सुरक्षा हेतु AI आधारित कैमरे लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग ने भारत के बाहर जन्मे भारतीय नागरिकों को मतदाता बनने की सुविधा दी। अब वे फॉर्म 6 या फॉर्म 6A भरते समय जन्म स्थान में आउटसाइड इंडिया का विकल्प चुन सकते हैं। पहले यह सुविधा नहीं थी, जिससे ऐसे लोग मतदान नहीं कर पाते थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुमा के अनुसार इस समस्या का समाधान कर दिया गया है, जिससे अब वे ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगली खबर देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य के नगर निकायों की आय एक वर्ष में 2 गुनी हुई है, पर यह खर्च के मुकाबले कम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35 निकायों की स्वार्जित आय 356 करोड़ से अधिक रही, जिसमें होल्डिंग और क्रेतर आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। शहरी विकास विभाग ने बजट का 68.5% खर्च किया। बढ़ते शहरीकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार हो रहे हैं और विभिन्न योजनाओं के तहत आवास और आधारभूत संरचना का निर्माण जारी है। वहीं अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया। स्पष्ट किया कि कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को आम जनता के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी होने का निर्देश दिया। सीएम ने थाना चौकियों में वर्क कल्चर सुधारने, अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं को निपटाने और रात्रि गश्त बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने अभियोजन को मजबूत करने और नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाने के भी निर्देश दिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए हरियाणा में अगले 24-48 घंटों के लिए अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और यमुनानगर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। ठंडी हवाओं से दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे कोल्ड डे की स्थिति बनेगी। 4 और 5 फरवरी को दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में बूंदाबांदी और ओलावृष्टि की संभावना भी है। कोहरे के कारण कई सड़क हादसे हुए और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सका। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने वाला नया कानून दिल्ली स्कूल शिक्षा और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में लागू नहीं होगा। यह जानकारी जस्टिस PS नरसिम्हा और आलोक आराध्य की पीठ के समक्ष में दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित मुद्दों को दिल्ली हाईकोर्ट में उठाने की छूट दी, जो इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए, झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई टैरिफ दरों पर जन सुनवाई 10 फरवरी के बाद शुरू होगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। भारत सरकार की नई ऊर्जा नीति के तहत 31 मार्च तक दरें घोषित होगी, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। रांची, दुमका सहित 5 जिलों में सुनवाई होगी, जबकि JBVNL, सेल, टाटा पावर जैसे निगमों के टैरिफ पर राय ली जाएगी। वहीं अगली खबर देखिए, उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी इलाके में हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक पैसेंजर बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 6-7 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के वक्त बस में करीब 30 यात्री सवार थे। मृतकों में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।